तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज का जो है कि विस्तार किस ढंग से होता है। सबसे पहले जो है कि वो कौन क्षेत्र को टारगेट बना करके अपना विस्तार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते ही जाता है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल पर जो है कि प्रभुसत्ता किस तरह से स्थापित किया। तो बंगाल पर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए उन्हें दो तरह की लड़ाइयाँ लड़ने पड़ी और वो दोनों लड़ाइयों के बारे में हम यहाँ पर हेडिंग में ही लिखे हैं, प्लासी तथा बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध के लड़ने के बाद जो है कि अंग्रेज भारत पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिए। उस समय बंगाल की क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो अंग्रेजी राज में उतना कम सैन्य शक्ति के बावजूद भी जो है कि बंगाल के नवाब उससे हार जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कि कुछ दिनों के बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर युद्ध में भी अंग्रेजों के पास उतनी बड़ी सैन्य संख्या नहीं थी जितना कि बंगाल के और उसके बाद अवध के और मुगलों के पास सैन्य शक्ति थी, क्योंकि बक्सर युद्ध में ये तीनों सेनाएं सम्मिलित होकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया था। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी जिसके कारण अंग्रेज जो है कि कम सैन्य संख्या के बदौलत भी जो है कि इन लोगों को धूल चटा देता है। तो आइए इस पर जो है कि विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है कि हम देखेंगे 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग सब हेडिंग दे देते हैं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये 1757 में होता है, 23 जून 1757 ईस्वी में। तो युद्ध की घटना क्यों घटी, इसके पहले जो है कि हम कुछ आप लोगों को जानकारी देते हैं बेसिक सी। सिर्फ आप लोग जो है कि कंसेप्ट को सुनिए और समझिए ध्यान से कि एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि 1757 के आसपास जो है कि भारत पर मुख्य रूप से किसका वर्चस्व था। तो मुख्य आदमी था मुगल, ठीक। उसके बाद जो है कि उसके नीचे काम करने वाले जो है कि सूबा या परगना कह लीजिए, उसमें मुगलों ने कई एक गवर्नर को या फिर वहाँ के नवाब को नियुक्त किया था। उसी तरह से जो है कि एक एरिया पड़ता था बंगाल, तो वहाँ जो है कि नवाब कहे जाने वाले ही वहाँ के सत्ता में प्रमुख भागीदारी निभाते थे, जो कि बंगाल के नवाब कहे जाते थे। तो कुछ ऐसे नवाब मौजूद थे जो जब तक थे तब तक कोई बाहरी शक्ति उसके ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा था। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि यूरोपीय कंपनी, फ्रांसीसी आता है, डच आता है, उसके बाद जो है कि अंग्रेज आता है, पुर्तगाली आता है। तो ये सब कंपनियां इसलिए नहीं आई थी कि हम भारत पर जाकर के अपना सत्ता स्थापित करेंगे, बल्कि वो कंपनियां इसलिए आई थी ताकि भारत में जो है कि वो व्यापार कर सके, अपना कंपनी को जो है कि काफ़ी लाभ पहुंचा सके। इस कारण से वो आई थी, यानी कि व्यापार करने की दृष्टि से वो लोग भारत में आया था। लेकिन यहाँ पर रहते रहते कंपनियां ने देखा कि यहाँ जो है कि कोई सत्ता संभालने वाला वैसा मजबूत शासक नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सत्ता का सत्ता भी संभाल लेते हैं और उसी के माध्यम से हम अपने कंपनी को और भी बड़ा कंपनी की दर्जा दिला देंगे। तो उसी होड़ में जो है कि अंग्रेज सबसे आगे निकल गए और सब फ्रांसीसी कंपनी, डेनिश कंपनी हो गया, उसके बाद जो हो गया कि पुर्तगाली कंपनी, ये सब पीछे पिछड़ गए। लेकिन अंग्रेज आगे निकल करके वो भारत का जो है कि सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। तो उसका शुरुआत जो है कि यहीं से होता है 1757 के आसपास में। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, इसके पीछे थोड़ा सा हम रीजन आपको बताते हैं। वो रीजन सिर्फ आप लोग सुनिए। देखिए, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान, अलीवर्दी खां, इस तरह से कुछ बंगाल के नवाब के नाम हम ले रहे हैं आप लोगों के सामने। ये सब जो नाम लिए ना, वो सब जो है कि मजबूत नवाब था। इसके बाद जब नवाब आता है वो थोड़ा सा कमजोर नवाब आता है, इसके कारण कंपनी जो है कि उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है। जैसे कि आप लोग प्लासी युद्ध के बारे में सुनते होंगे जो 1757 ईस्वी में हुआ है। उस युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला के पास उस समय कंट्रोल पावर उतना भयानक नहीं था जितना कि उसके पहले वाले नवाब के पास था। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है मीर जाफर, मीर कासिम, ये सब फिर लुंजपुंजिये प्रकार के नवाब थे, जिसके कारण जो है कि अंग्रेज अपने से ये लोग को कंट्रोल कर रहे थे। तो समझिए एक चीज, एक कंसेप्ट को आपको हम बताते हैं, बस उस कंसेप्ट को आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनिए। फोर्ट विलियम जो है कि, एक मिनट आपको थोड़ा सा हम फिगर बनाकर कोशिश करते हैं। इस तरह से अगर भारत का फिगर देखिएगा ना, हम आधा बनाए, यहाँ पर ये बंगाल की स्थिति है, ये बंगाल है,
बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए। ये बंगाल है और बंगाल में जो है कि फोर्ट विलियम जो है कि एक प्रकार का कोठरी होता था। फोर्ट विलियम विलियम जो है ना, वो फोर्ट विलियम पर जो है कि कंपनी के कुछ कर्मचारी जो है कि कंट्रोल करना चाहा था और उसका किलाबंदी कर दिया। ये बात जो है बंगाल के नवाबों को हजम नहीं हुआ और उसके बाद जो है कि बंगाल के नवाब उस समय 1757 के आसपास जो है कि सिराजुद्दौला हुआ करता था। सिराजुद्दौला के बारे में ऐसा बोला जाता है ना कि एक काल कोठरी की घटना उसके समय घट गई। काल कोठरी की घटना क्या था कि कुछ मान लीजिए 153 या 55 समथिंग कुछ डाटा है एग्जैक्ट, उस तरह के कुछ अंग्रेज अधिकारी उसके बच्चे उसकी बीवी को जो है कि सिराजुद्दौला पकड़ लेता है और एक छोटे से कमरे में कोच कर जो है कि उसको बैठा देता है वहीं पर और कमरा को बंद कर देता है। बहुत दिनों तक नहीं खोलता। उसमें जो है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे अंग्रेज, टोटल के टोटल अंग्रेज ही था, सबको बंद कर दिया था, मर जाते हैं। इस घटना से भी जो है कि अंग्रेज जो है कि आघात हो जाता है। दूसरा चीज ये बताएं हम, तीसरा चीज ये था कि चंद्रनगर जो है कि एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी यहाँ पर, चंद्रनगर, ये चंद्रनगर है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो चंद्रनगर की बस्ती पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि अटैक कर देता है। अब एक कंसेप्ट आप लोग थोड़ा सा और सुन लीजिए, पीछे जाते हैं कि बंगाल को जीतने के पीछे जो है कि अंग्रेज क्यों पड़ा हुआ था। उस समय बंगाल जो है ना वो सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। वहाँ का नवाब ऐसा हुआ करता था कि वो जो है कि मुगल जो है कि मुख्य आदमी होता था उससे भी काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि बंगाल धन और संपदा के मामले में जो है कि और परगना और सूबा से काफ़ी ज़्यादा उन्नत था। इसलिए जो है कि कोई भी विदेशी कंपनी जो है कि सबसे पहले सुनते होंगे कि सबसे पहला जो है कि कंपनी कहाँ वो आकर का अपना कोठरी खोला था, तो वो बंगाल का नाम आप सुनते होंगे, समझ गए ना। तो बंगाल पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस वजह से भी किया जाता था क्योंकि वहाँ का धन संपदा, उपजाऊ भूमि, उसके बाद जो है कि वहाँ का ऐसा एरिया जो है कि उधर से जो है कि आप जा सकते हैं बंगाल की खाड़ी के तरफ, उधर जो है कि उत्तर पूर्व जो हो गया क्षेत्र, वहाँ से भी व्यापार, दक्षिण पश्चिम एशिया से भी व्यापार, वहाँ से मतलब कि सारा चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता था। और भारत का मान लीजिए राजधानी नाम मात्र का दिल्ली था, लेकिन मेन पावर जो है ना वो बंगाल से ही होता है। इसलिए जो है बंगाल को जीतना चाह रहा था। तो हम क्या कहें कि लड़ाई के पीछे रीजन हम क्या बताएं, सबसे पहले कि फोर्ट विलियम जो है कि जो किला हुआ करता था नवाब का, उस पर जो है कि अंग्रेज जो है कि किलाबंदी कर देगा। ठीक। दूसरा चीज ये बताएं कि काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के द्वारा किया जाता है। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को उसके बीवी बच्चों के समेत जो है कि एक छोटे से कमरे में पैक करके उसको मार दिया जाता है। तीसरा रीजन यह बताया कि चंद्रनगर जो है कि एक फ्रांसीसी बस्ती थी, उस पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देता है और यहाँ से लड़ाई चालू हो जाता है। उसी लड़ाई को 1757 का प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे, नवाब सिराजुद्दौला था लेकिन उसके घर में ही कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी जो है कि आदमी हुआ करता था जिसके वजह से प्लासी का युद्ध जो है कि नवाब हार जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपका घर का भेदी बैठा हुआ है, रावण को किसने मराया, राम मार दिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राम भगवान मार दिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि राम भगवान को भेद किसने बताया, तो उसका भाई विभीषण, रावण का भाई, वही बताता है, तब रावण मारा जाता है। उसी तरह से सिराजुद्दौला के घर में जो है कि उसका विभीषण बैठा हुआ था। जैसे कि हम कुछ का नाम आप लोगों को सिर्फ ले लेते हैं। उसका जो है कि सेनापति उस समय हुआ करता था मीर जाफर। सिर्फ नाम सुनिए, उसके बाद बताएंगे इसका कारनामा। मीर जाफर जो उसका सेनापति हुआ करता था। एक था राय दुर्लभ जो कि सामंत था। सामंत करने का मतलब हुआ ना कि उसके सबसे बड़ा एरिया पर जो है कि भू राजस्व की व्यवस्था देखना और वहाँ को कंट्रोल करना, भूमि वाला सारा व्यवस्था देखना, उसी को सामंत कहा जाता था। उसका नाम था राय दुर्लभ। एक था जो है कि जगत सेठ जो कि बैंकिंग वाला व्यवस्था, बैंकर के नाम से वो जाना जाता था, वो सारा बैंक वाला सिस्टम देखता था, जगत सेठ। एक था अमीन चंद जो कि व्यापारी हुआ करता था, उस समय का बहुत बड़ा व्यापारी बंगाल का अमीन चंद। मणिक चंद्र जो है कि सबसे बड़ा अधिकारी था और उसकी सिराजुद्दौला की अपनी मौसी घसीटी बेगम उसका नाम था।
ये सारा व्यक्तियों का नाम हम इसलिए लिए क्योंकि युद्ध से पहले ही ये लोग जो है कि अंग्रेज से जाकर के सेल्ला पेटी कर लिए थे, मतलब कि अपने आप को जो है कि संबंध बना लिए थे कि अगर जो आप जीत जाते हैं, जैसे कि ये सब व्यक्ति कौन था, ये था बंगाल के नवाब का व्यक्ति, लेकिन जा करके संधि किससे कर लिया, अंग्रेजों से कर लिया कि अगर हम आप लोगों को जिता देते हैं तो आप जो है कि हमको खूब धन संपत्ति दे दीजिएगा। और जो सेनापति था मीर जाफर, वो बोला कि हमको बंगाल का नवाब बना दीजिएगा। तो बंगाल का गवर्नर उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, वो जो है कि इस बात को स्वीकार कर लेता है और इसके आदमी से मिलकर के षड्यंत्र रचता है और इसी वजह से जो है कि युद्ध शुरू होता है। और युद्ध शुरू होने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि अंग्रेज के तरफ से, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, अंग्रेज के तरफ से जो है कि रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। अब इधर थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। रॉबर्ट क्लाइव था और इधर जो है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से लगभग 2700 से 3000 के आसपास में जो है कि सैन्य संख्या था, सेना था, ठीक। और इसके पास जो है 50,000 का सैन्य संख्या था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 सेना था। फिर भी जो है कि ये हार जाता है और ये जो है कि जीत जाता है। उसके पीछे रीजन भी हम आप लोगों को बताएं कि इसके कुछ आदमी जो है कि षड्यंत्रकारी थे, घसीटी बेगम इसकी खुद की मौसी, इसका जो है कि सेनापति मीर जाफर, इस तरह के कुछ मुख्य आदमी जो था वो अंग्रेजों से जाकर के मिल गया था। इस वजह से जो है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा देता है। इतना आप लोगों को कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। इस तरह का कंसेप्ट बनाकर अगर आप लोग पढ़ेंगे न तो इतना जान लीजिए कि कभी भूल ना पाएंगे। हम थोड़ा सा जानकारी आपको और देते हैं कि नवाब की तरफ से कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो नवाब की तरफ से बढ़िया से लड़ना चाह रहे थे, एकदम जो है जोश जुनून के साथ लड़ना चाह रहे थे। उसमें से 2 आदमियों का नाम आप लोग जो मॉडर्न इंडिया का बुक बिपिन चंद्रा वाला पढ़िएगा तो उसमें नाम आता है मीर मदान और मोहनलाल का। मीर मदान और मोहनलाल जो है बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ अंग्रेज को मारने के बाद जो है कि ये दोनों बेचारे मर जाते हैं। और मीर मदान और मोहनलाल के मरने के बाद ही जो है ना उसका सेनापति कौन, मीर जाफर, धोखेबाज सेनापति बोल सकते हैं, वो नवाब के पास गलत सूचना पहुंचा देता है कि नवाब जी आपका जो है कि आदमी आगे बहुत सारा गया, जबकि 2 ही व्यक्ति गया था, सारे के सारे मारे गए हैं, आप जो है पीछे लौट जाइए और अंग्रेजों को जीत दे दीजिए। नवाब को बेचारा को डरा देता है और वो सिराजुद्दौला जो है कि डर के मारे जो है कि पीछे खिसक जाता है और अंग्रेज को जो है कि विजय घोषित कर दिया जाता है। यही प्लासी का युद्ध था जिसमें कि अंग्रेज इतनी छोटी सी सैन्य संख्या के बावजूद भी जीत लेता है और इसका इतना बड़ा सेना जो है वो जो है कि पीछे की ओर लौट जाता है। ये बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यही मुख्य रूप से प्लासी का युद्ध था। इसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि काल कोठरी वाला घटना जो है कि कुछ हजम नहीं हुआ अंग्रेज को। दूसरा चीज की फोर्ट विलियम, अब मान लीजिए कि हम अपने घर में जो है मुख्य आदमी है, अब कोई दूसरा आकर के मेरे घर का किला बंदी कर देगा तो हमारे अंदर तो गुस्सा भड़केगा नहीं। तो फोर्ट विलियम का जो है कि क्या किला बंदी कर लिया था अंग्रेज। तीसरा चीज मैंने यह बताया कि चंदनगर की जो बस्ती थी, फ्रांसीसी बस्ती, उस पर जो है कि अटैक कर दिया था अंग्रेज। अब आप लोग सोचेंगे कि फ्रांसीसियों को जो है कि बस्ती क्यों दे दिया था। बस्ती तो अंग्रेजों को भी मिला था, फ्रांसीसियों को दिया था व्यापार करने की दृष्टि से, लेकिन अंग्रेज जो है कि युद्ध की मनसा लेकर के जो है कि फ्रांस पर जो बस्ती उसका था उस पर अटैक करता है, जिससे वहां का नवाब भड़क जाते हैं और युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और युद्ध का परिणाम हम आपके सामने बताएं कि इस तरह का युद्ध हुआ जिसमें जो है कि सिराजुद्दौला हार जाता है और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है कि जीत जाता है। और वादे के मुताबिक रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या करता है, मीर जाफर को नया सेनापति से क्या बना देता है, नवाब बना देता है। तो 1757 ईस्वी से लेकर के 1760 के तक जो है कि मीर जाफर ही वहां का नवाब रहता है। और 60 में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके बाद जो है कि उसको हटा करके किसको, मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको फिर से सेनापति बना देता है। तो इन कंसेप्ट को आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। इतना चीज हम जो बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर देखिए आगे हम क्या बताते हैं, बस आप लोग देखते ही रहिए।
चलिए फिर देखिए, आप लोगों को एक बात बताते हैं कि 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाता है, और अंग्रेज जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में ही मीर जाफर को वहां का नवाब बना देता है। तो 1757 से 60 तक जो है कि 4 सालों तक मीर जाफर रहता है, और 4 साल के बाद जो है कि 60 में ही नवाब को हटा करके उसके जगह पर उसके खुद का दामाद, मीर जाफर के दामाद को ही फिर से नहीं, उसको पहली बार ही मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 1757 से लेकर के 60 तक जो है ना, वो मीर जाफर रहता है नवाब। और उसके बाद इधर हम लिख देते हैं यहाँ जो है कि 1760 से लेकर के 64 के बीच में जो है कि मीर कासिम बनता है, मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। और इसको हटाने की नौबत क्यों आ गई, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो है कि 64 में जो है कि फिर से इसको जो है कि अंग्रेज का खिलाफ होने का क्या जरूरत पड़ गया, इस बात को हम आप लोगों के सामने अभी रखने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब हेडिंग दे देते हैं कि 1757 से 1764 के बीच की घटनाएं, बस आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को सुनिए। हम ये वाला सेगमेंट क्यों लेकर के आते हैं आप लोग के सामने, एकदम कहानी बनाकर कोई भी चीज को समझाने का प्रयास क्यों किया जाता है। ईस्वी तो आप लोगों को कंठ में आ ही जाएगा, नाम भी आप लोगों को याद हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो कहानी में बनाकर हम समझाते हैं, उससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे जो है कि कभी नहीं भूलेंगे। तो इतना चीज ध्यान रखें कि 1757 से 64 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। 1757 में प्लासी का युद्ध के बाद एक बड़ा युद्ध होता है 1764 में, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग समझिए। 1757 का प्लासी विजय जो है कि अंग्रेजों के लिए उतनी बड़ी विजय नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो है कि कुछ षड्यंत्रों के कारण वो जीता था, लेकिन 64 वाला बक्सर का युद्ध जो है ना, वो उसको बहुत बड़ा जो है कि एक शक्ति घोषित करवा देती है कि हम जो है कि यहाँ का बाबा बन गए हैं। 1757 में उस तरह का बात नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि 1757 में जो है कि कुछ लोगों, भारत वाले लोगों को लेकर ही वो, मतलब कि नवाब के लोगों के वजह से जीता था, और उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि यहाँ से अंग्रेजों को प्राप्त होता है 1764 से बक्सर के युद्ध से। उसको एक बड़ी सैन्य संख्या वाली जो है कि पावर माना जाता है, और यहीं से जो है कि भारत को लीड करना शुरू करता है। तो आइए हम जो है कि हेडिंग दिए हैं 1757 से 64 के बीच की घटनाएं, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो है कि मिला जुला कर संबंध बना करके मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है 57 में मीर जाफर बनता है, अंग्रेजों को खूब सारा धन देता है। 24 परगना एक क्षेत्र होता है, 24 परगना जो कि वहाँ का बंगाल का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसका पूरा का पूरा भू राजस्व जो है कि अंग्रेजों के हाथों सौंप देता है कि वो जो है कि उससे आप खूब जो है कि जितना हो सकता है आप वहाँ से जो है कि भू राजस्व वसूल सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के सहित साथ ही साथ उसके साथ जो भी अधिकारी था, खूब लूटपाट बंगाल में मचाया, क्योंकि बंगाल उस समय समृद्ध इलाका था, और खूब लूटा। ठीक, नवाब तो इसको बनाता है, लेकिन कंट्रोल भी करने का पावर इसके पास रहता है। डायरेक्ट सत्ता जो है कि 57 में नहीं ले लेता है अंग्रेज अपने हाथों में। समझ रहे होंगे आप लोग बात को, हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जीता तो ठीक, लेकिन इसको नवाब बनाया। नवाब के पास अभी भी पावर था। सीधे हाथ में अपना सत्ता अगर अंग्रेज ले लेता तो वहां का जनता खुद विद्रोही हो जाता। इसलिए मुंह ठोकबा एक आदमी को बैठा देता है, लेकिन इसके पास पावर अभी भी था। ठीक, तो ये जो है कि कुछ क्षेत्रों को, जैसे कि 24 परगना नामक एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसकी जमींदारी जो है कि अंग्रेजों को दे देता है। उसके बाद हम बताएं कि यहाँ जो है कि कोई रोक ठोक के बिना अंग्रेज जो है कि लगातार व्यापार कर सकते थे। पहले वो 1757 से पहले वो उधर से जो है कि धन संपत्ति लाता था और यहाँ का कच्चा माल वो ले जाता था, लेकिन अब उसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि यहीं का धन यहीं से व्यापार करना और यहाँ का लाभ जो होता था वो अपने देश भेज देता था। ठीक है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को और वहाँ के गवर्नर को ये चीज़ लगा कि हम थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा डोज डाला जाए बंगाल पर। तो अपनी लागत को जो है कि और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया, और वहाँ से और भी लाभ प्राप्त करने की मंशा में जो है कि खूब जो है कि वहाँ का शिल्पकारों का, वहाँ के छोटे छोटे जमींदारों का, वहाँ के बुनकरों का शोषण करना शुरू कर दिया।
ये बात जो है ना बंगाल के नवाब मीर जाफर को हजम नहीं हुआ। वो सोचा कि अरे हमको तो नवाब बना दिया, लेकिन जो है कि अंदर अंदर ये खुद खजाना खा रहा है, हमको तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठा दिया। तो मीर जाफर जो है कि वो डच से जाकर मिल जाता है। डेनिश कंपनी भी उस समय कार्यरत थी, फ्रांसीसी कंपनी भी कार्यरत थी, पुर्तगाली कंपनी भी कार्यरत थी और अंग्रेज भी था। लेकिन अंग्रेज इसको बैठाया था जीत करके। तो डच से जाकर के एक संधि कर लेता है और कहता है ना कि अब जो है कि आप लोग भी यहाँ पर व्यापार में उतरिए और अंग्रेजों को टक्कर दीजिए। तो ये बात अंग्रेज अधिकारियों को हजम नहीं होता है। तो इस वजह से आप लोग पढ़ते होंगे कि 1759 ईस्वी में जो है कि बेदरा का युद्ध या बेडारा का युद्ध, बेदरा या बेडारा कहीं लिखा रहता है, बेडारा का युद्ध होता है। किनके किनके बीच में? वो होता है अंग्रेज वर्सेज डच के बीच में, डचों के बीच में। अंग्रेज और डचों के बीच में किसके कारण होता है? मीर जाफर जाकर के डच से जो है कि संधि कर लेता है। इस कारण अंग्रेज जो है कि डच को फिर हरा देता है बेडरा के युद्ध में। उसके बाद जो है सोचता है कि अच्छा तुमको हम ही बनाए हैं और तुम हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा था। तो 60 ईस्वी में, मतलब कि 1760 ईस्वी में जो है कि मीर जाफर को हटा करके एक मीर जाफर का सेनापति उस समय हुआ करता था, इसका खुद का दामाद मीर कासिम, उसको जो है कि 1760 में बना देता है वहां का नवाब। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। 60 तक, 60 में क्या हुआ? 60 तक आप लोग को समझ में तो आया ना कि 1757 में प्लासी विजय हुआ, अंग्रेज जीत लिया, अपना मनचाहा नवाब को बना दिया। लेकिन नवाब जो है कि उसके अपेक्षा काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो है कि उसको हटा करके फिर जो है कि 60 में मीर कासिम को बना देता है। मीर कासिम के साथ भी वही वाला हाल होता है। मीर कासिम भी बहुत सारा बड़ा बड़ा एरिया जो बंगाल के इर्द गिर्द था, जैसे मिदनापुर हो गया, बर्धमान हो गया, चटगांव हो गया, ये सब की जिम्मेदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। उसके बाद जो है कि दक्षिण विजय कहने का मतलब हुआ, दक्षिण विजय हम एक शब्द का प्रयोग किए हैं कि भारत के दक्षिणी एरिया में जीतने के लिए जो है कि 5 लाख रुपया जो है कि वार्षिक देने का उसको वादा करता है। उसके बाद जो है सिलहट जो कि असम के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ चूना का व्यापार भारत पर बड़े लेवल में होता था, उसका भी जो है कि 50% मुनाफा अंग्रेजों को देने का वायदा करता है। लेकिन इतना पर ही अंग्रेज नहीं रुकता है, वो सोचता है कि हम जो है कि और भी ज़्यादा इससे पैसा ऐंठें। इसके कारण जो है कि ये भी शर्तें को मानने से मना कर देता है। कौन? मीर कासिम, क्योंकि अंग्रेजों की लालसा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और सोचा कि देखिए जो बंगाल के नवाब होता था ना, उन नवाब के पास एक जो है कि कार्टेज होती थी। कार्टेज मतलब कि परमिट। अभी कैसे जो कि टिकट आप ट्रेन में जाते होंगे या प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पर टिकट कटाते हैं, तब जा करके आप जो है कि यात्रा करते हैं। उसी तरह से व्यापार करने के लिए ना एक दस्तक देता था। कौन? बंगाल के नवाब, जिसको कि बोला जाता था दस्तक। वो जो है कि पत्र पर सिग्नेचर करता था। कौन? यही नवाब। तब जा करके वो व्यापारी व्यापार कर पाता था। समझ गए ना? तो वो वाला जो है कि दस्तक का दुरुपयोग करने लगा, अपने से भी दस्तक बना करके अंग्रेज अधिकारी खुद का व्यापार कर रहा है। करना तो उसको था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन अपने अपने व्यापार में लीन होने लगे वहां के अधिकारी, कंपनी के अधीन नहीं रह करके बल्कि अपना खुद का व्यापार संभालने लगा। तो ये चीज जो है कि मीर कासिम को हजम नहीं हुआ और मीर कासिम जो है ना वो बोला कि ठीक है, आप लोग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं ना, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के साथ साथ जो जितने भी यूरोपीय कंपनी है सबके अधिकारियों के लिए व्यापार हुई को हम फ्री कर देते हैं। तो डच हो गया, पुर्तगाली हो गया, उसके बाद जो अंग्रेज हो गया, डेनिश हो गया, इस तरह के सारे कंपनियों के लिए जो है कि बंगाल में व्यापार फ्री कर दिया। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई और इसके कारण जो है कि बंगाल से छोटा सा मुठभेड़ हुआ, जिसमें जो है कि बंगाल में नवाब के साथ छोटा सा अंग्रेज का मुठभेड़ होता है, जिसमें मीर कासिम जो है कि मार खा जाता है, भरदम इसको कूट देता है पकड़ कर कहीं पर। तब ये भाग कर चल जाता है अवध। समझ गए ना? अवध जाता है तो वहाँ के नवाब से ये वाला कहानी बताता है। अवध का नवाब उस समय हुआ करता था जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। एक है सिराजुद्दौला, प्लासी वाला, वो मत समझिएगा। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, एक वो वाला था सिराजुद्दौला। तो सिजाउद्दौला से जा करके मिलता है। सिजाउद्दौला और ये जो है कि मीर कासिम, वो दोनों किसके पास जाएगा? वहाँ का जो सर्वोपरि पावर उस समय भी था, कौन था? मुगल। तो मुगलों के पास जाता है, हेड सर के पास, कि सर अब जो है कि हमसे रहा नहीं जा रहा है, अंग्रेज वहाँ खूब लूटपाट मचा रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए। तो बंगाल के नवाब
मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और उसके बाद उस समय जो है कि शाह आलम द्वितीय जो है कि मुगल बादशाह हुआ करता था। ये तीनों मिल करके संयुक्त रूप से जो है कि एक सेना बनाती है और तीनों अंग्रेज के खिलाफ जो है कि लड़ाई के लिए जो है कि वो युद्ध छेड़ देता है। उसी युद्ध को बक्सर के युद्ध से नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं, आप लोग बस बने रहिए वीडियो। चलिए फिर बक्सर का युद्ध आप लोग देखिए। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध ये 1764 में चला। अब किसके किसके बीच हुआ आप लोगों को पता ही होगा, हम नाम लिए अंग्रेज। और अंग्रेज के तरफ से जो है कि सैन्य कमांडर कौन था, वो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। अब बेंसी टाट जो है ना वो गवर्नर था, ये सैन्य कमांडर था, यहाँ लिख देते हैं सैन्य कमांडर। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं उस समय गवर्नर बंगाल का था वो बेंसी टार्ट था, बेंसी टार्ट इसका नाम है। और इसके पास जो है कि सैन्य संख्या लगभग जो है कि उसमें था 2700 से 3000 के बीच में, लेकिन इसमें जो है कि 7000 के आसपास थी इसके पास सैन्य संख्या। ठीक है, सैन्य संख्या को डिनोट कर रहा है, सेना था इतना। और इधर हम बताएं कि त्रिगुट, त्रिगुट में कौन कौन आ जाए, तीन सेना, तीन सेना हम लिख देते हैं। एक हम बताएं अवध, यहाँ देख लीजिए तीनों सेनाएं के बीच हुआ, ये तीन सेना का नाम लिख देते हैं। ये तीनों सेना जो है कि एक बंगाल का नवाब, बंगाल के तरफ से कौन था इधर हम लिख देते हैं, वो था ये मीर कासिम, मीर कासिम। आप लोग सिर्फ नाम देखिए मीर कासिम, उसमें था मीर जाफर, इसमें मीर कासिम है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अवध, अवध का क्या कहें, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। अब मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह यहाँ शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, शाह आलम सेकेंड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके पास जो है सैन्य संख्या वही जितना प्लासी में था, लगभग 50,000 के पास इसके पास सैन्य संख्या फिर से थी, 10,000, 50,000 सैन्य संख्या सेना इसके पास था। फिर भी जो है बक्सर के युद्ध में जो है कि अंग्रेज जीत जाता है और ये तीनों सेनाओं को हरा देता है। ये हार जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, और ये जो है कि जीत जाता है, समझिए। उसके पीछे क्या रीजन था जीतने के पीछे, ये चीज़ पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बने रहें और ध्यान से ये चीज़ सुनते रहिए। पूरी क्षमता के साथ ये लड़ता है, समझ गए ना। और ये जो है कि ये भी क्षमता के साथ लड़ता है, लेकिन इसके पास कुछ अत्याधुनिक प्रकार के हथियार होते हैं और कुछ इसमें ऐसे भी अधिकारी हैं पलासी के तरह जो है कि अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। इस वजह से जो है कि यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाता है और ये तीनों संयुक्त सेनाएं जो हार जाती है, समझ गए ना। तो हार जाता है, ये हारने वाला बात इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस समय आमने सामने होकर के लड़ाई लड़ा था और यहाँ पर जो है कि बक्सर में अंग्रेज हरा दिया था, ये बड़ी बात था। ठीक, एक और जो है कि प्रतिक्रियावादी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो है कि 1757 में पलासी युद्ध के बाद जो है कि जिता करके वो चले जाता है, लेकिन यहाँ पर हराने के बाद जो है कि बेंसी टाट ना वो फिर से चला जाता कहाँ, वो चला जाता है इंग्लैंड। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है कि बुलाया जाता है फिर से गवर्नर जनरल, किसको, वही पलासी जो जिताया था, किसको, तो रॉबर्ट क्लाइव को। और यहीं पर 64 में हारता है और 65 में आप लोग सुनते होंगे इलाहाबाद की संधि होती है। तो यहाँ पर हेडिंग देते हैं कि इलाहाबाद की संधि ये तीनों सेनाओं के साथ होता है, बंगाल के मीर कासिम के साथ, अवध के शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। तो इलाहाबाद की संधि पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं, आप लोग बस सुनिए। एक मिनट। इलाहाबाद की संधि 1765 में 1 साल के बाद होता है। ठीक, इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में, या रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ना, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव जो भी कह लीजिए। इधर जो है कि तीन संयुक्त सेनाएं जो हम बताएं वही था, वो शुजा-उद-दौला था, मीर कासिम था और एक शाह आलम द्वितीय। इधर लिखते नहीं, सिर्फ हम समझा देते हैं, बस आप लोग समझिए। अवध के नवाब जो था ना, उस पर हरजाना लगा दिया गया 50 लाख रुपया का। वो हरजाना इसलिए लगाया क्योंकि कहा कि हम तो आपसे उलझने नहीं गए थे, फिर आप इसमें क्यों कूद गए।
और अवध जो है कि उस समय पड़ता था इलाहाबाद वाला क्षेत्र पर, इसीलिए जो है कि इसका इलाहाबाद की संधि का नाम दिया गया है। तो इलाहाबाद और कड़ा एक बहुत बड़ा सूबा या प्रांत हुआ करता था, वो कंपनी जो है कि अवध से छीन लेता है और यही वाला क्षेत्र ना मुगल बादशाह को दे देता है कि आप रखिए इलाहाबाद और कड़ा। और मुगल बादशाह से बदले में क्या ले लेता है, एकदम उपजाऊ उर्वर भूमि बिहार, उड़ीसा और उसके बाद जो है कि बंगाल वाला क्षेत्र कंपनी एकदम अपने चंगुल में इन क्षेत्रों को फंसा लेता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो बड़ा एक प्रांत था उसको कंपनी कहता है कि मुगल बादशाह आप छोड़िए, हमको दीजिए, आप इसके बदले में जो है इलाहाबाद और कड़ा वाले क्षेत्र को रख लीजिए। कहानी सुनिए, लिया किसी से, दे दिया किसी को, और जो सबसे फायदा वाला चीज था वो रखा अपने पास। उसके बाद बंगाल के नवाब का क्या हाल होता है, नवाब को हटा करके नजमुद्दौला नाम का कोई एक व्यक्ति था, उसी का खानदान में मीर कासिम का, उसको जो है कि फिर से नवाब बना दिया जाता है। तो यही सब मिला जुला कर कहानियाँ थी। पलासी और बक्सर वाला कहानी आप लोग, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप लोग सुनते होंगे कि इलाहाबाद की संधि में ही यह व्यवस्था किया गया था कि बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था लागू होगा। दोहरा कहने का मतलब हुआ, इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम समझा देते हैं कि दोहरा शासन कहने का मतलब हुआ ना कि जितना भी राजस्व वसूली का काम होगा वो कंपनी करेगी, और लेकिन जो प्रशासन का काम होगा वो वहाँ का मुंह ठोकबा जो है कि नवाब है वो करेगा। मतलब कि प्रशासन चला रहा है कोई और, अब पैसा कमा रहा है कोई और। यही वाला व्यवस्था जो है कि दोहरा शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया, जो कि राजस्व वसूली वाला काम था ना, इसको जो है कि बोला जाता था राजस्व वसूली वाला काम वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रखती है। और ये व्यवस्था कब तक लागू रहता है, 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी के बीच में। और यही 72 के आसपास जो है कि वारेन हेस्टिंग्स आता है यहाँ पर गवर्नर जनरल बन करके, और वो दोहरा शासन व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा कर देता है। ये सब किसी और वीडियो में बताएंगे, बस हम थोड़ा सा बता दिए कि दोहरा शासन व्यवस्था इतना तक चलता है। और इस व्यवस्था में मुख्य प्रावधान यह था कि बंगाल का जो भी राजस्व होगा वो कंपनी खुद वसूलेगी, लेकिन प्रशासन का दायित्व जो है कि बिना लाभ के किसको देगा, नवाब को देगा। तो आई होप हम इतना चीज आप लोगों को बताएं, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी भयानक कंसेप्ट आप लोगों को सामने हम रखे हैं। बस इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बक्सर युद्ध और उसके बाद पलासी युद्ध के बारे में आप लोग नहीं भूलेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सेशन की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। बस आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहें। अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम जो है कि समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।